जगदीश फिर लेखक से पूछता है, बताइए न सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को? लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा, समझे? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सर, किताब बेचने की। वो तो होगी जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर? मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़कर जानना, समझे? बातें करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी, उसमें बस 1-2 कश ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है, पूछो। सर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसको कुछ ऐसा याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट की कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चला गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चला जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अभी 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। लेखक कमरे के आगे लगे बल्ब को देखता हुआ कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक? देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये हो क्या रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाजा जो बंद था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर! लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपने हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी की बातें चलती हैं, पर उन दोनों की बातों की आवाज दरवाजे के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक जोर से चीख सुनाई देती है। ये एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो कि तेज रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह हमारी जिंदगी भागती है। फर्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं रुकती है जब तक हमारी सांसें ना रुक जाएं। युग, जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन डालकर पॉकेट एफएम पर भूतिया कहानी मेघ एक श्राप सुन रहा था।
कहानी सुनते ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मजा ले रहा था। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीस चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफेद बादलों ने घेर लिया था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों ने बादलों की सफेद चादर ओढ़ कर रखी हुई हो। उन्हीं बादलों को देखते देखते युग की आंख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले युग की आंख लगी ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार बार युग का हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के जस्ट सामने एक बुढ़े का चेहरा था, जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ पैर कंपकपा रहे थे। युग सोचने लग जाता है, पहले तो ये बूढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीट खाली थी, अचानक कहां से आ गया? अगले ही पल युग खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है और मन ही मन सोचता है, लगता है जब मेरी आंख लग गई थी तभी आकर बैठ गया था। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या हरकत है बाबा? वो बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ करना बिटुआ, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? काम था आपको मुझसे? क्या काम था? वो बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। ये बात सुनकर युग का दिमाग घूमने लग जाता है और वो गुस्से के साथ अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बूढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बिटुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मेहंदी पथार जा रहा हूँ। मतलब तुम भी मेहंदी पथार जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सामने उंगली करते हुए कहता है, मतलब आप भी? हाँ बिटुआ, चलो अब सफर आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफर जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पथार में कहाँ जा रहे हो? मेहंदी पथार से 5 किलोमीटर दूर ही बंगला मुडा गांव है ना, वहीं पर जा रहा हूँ। बंगला मुडा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या? नहीं, बंगला मुडा गांव में तो नहीं, पर रोंका मुचा गांव में रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब तुम्हारे रिश्तेदार रोंगका मुचा गांव में ही रहते हैं तो फिर तुम बंगला मुडा गांव क्यों जा रहे हो? इस सवाल को सुनकर युग खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े ने युग की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया था। कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब वो शायद अपने आप को भी नहीं देना चाहता था। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, चलो नहीं बताना तो मत बताओ। बंगला मुडा में कहाँ रुकने वाले हो? बंगला मुडा गांव के बाहर जो ग्रेवयार्ड कोठी पड़ती है ना, उसमें ही रुकने वाला हूँ। वो बूढ़ा हैरानी के साथ कहता है, वो अंग्रेजों की जमाने की कोठी जिसे कब्रिस्तान पर बनाया गया था? हाँ, वही ग्रेवयार्ड कोठी, पर वो तो पिछले 13 साल से बंद है ना? हाँ बंद है, पर अब नहीं रहेगी। मैं आज रात ही उस कोठी को खोल दूंगा। नहीं बिटुआ, ऐसा मत करना। तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में पता नहीं क्या? क्या नहीं पता? आप साफ साफ कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि यक्षिणी किश्नोई नदी के पास भटका करती थी। युग उस बूढ़े की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। वो गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस यक्षिणी के 1 नहीं 2 ठिकाने थे। पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? ग्रेवयार्ड कोठी? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी। गांव के लोगों ने कई बार यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी के पास भी भटकते देखा था। यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून चूस कर उन्हें मार दिया करती थी। इसका मतलब पापा ने बचपन में जो कहानी मुझे सुनाई थी वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। बिटुआ, किस कहानी की बात कर रहे हो तुम? बूढ़े की बात सुनकर युग अपने अतीत की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो पल जब वो 10 साल का था और अपने पिता से बातें कर रहा था। पापा पापा, क्या कर रहे हो आप? युग ने प्यार से पूछा।
कुछ नहीं बेटा, कहानी लिख रहा हूँ। युग के पिता ने टाइपराइटर पर कहानी टाइप करते हुए कहा। क्या कहा पापा? कहानी? कौन सी कहानी लिख रहे हैं पापा आप? यक्षिणी की कहानी बेटा। पापा मुझे भी यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम डर जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तब सुनना, ठीक है? युग उदास हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज पापा सुनाइए ना, मैं नहीं डरूंगा, प्रॉमिस। और आप ही कहते हैं ना कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े बच्चे डरते नहीं हैं बल्कि डराते हैं, तो प्लीज पापा मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। युग जिद करने लग जाता है और युग की जिद के आगे उसके पापा हार मान जाते हैं और उसे यक्षिणी की कहानी सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं ये जो अपनी किश्नोई नदी है ना, बहुत सालों से वहाँ पर यक्षिणी डायन रहा करती थी। युग हैरानी के साथ कहता है, ये बंगला मुडा और रोंका मुडा गाँव के बीच में जो नदी पड़ती है वहीं पर पापा? हाँ बेटा वहीं पर। ये जो यक्षिणी होती है ये जंगलों में या पानी वाली जगहों के पास पाई जाती है। हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आने जाने वाले मुसाफिरों को जो रात में नदी पार किया करते थे, उन्हें ये लुभाती थी और अपने रूप के जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया करती थी। कहते हैं यक्षिणी को कमल और चमेली के फूल बहुत पसंद होते हैं। वो हमेशा उसे अपने पास रखा करती थी। जिन पुरुषों को यक्षिणी अपना शिकार बनाती थी, उन्हें वो सबसे पहले कुछ खाने का दिया करती थी। खाने का? पर क्यों पापा? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो उस खाने में ऐसा मंत्र फूंकती थी कि जो भी पुरुष उसे खाता था वो उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही एक बार यक्षिणी ने एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसे अपने वश में करने के बाद उसके साथ संभोग करने लगी। युग बीच में ही बोल पड़ता है, ये संभोग क्या होता है पापा? युग का सवाल सुनकर युग के पिता चुप हो जाते हैं और वो बात को घुमाते हुए कहते हैं, ये आपके मतलब की चीज नहीं है बेटा। आप अभी छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब हम इसका मतलब बताएंगे। अभी आप कहानी पर ध्यान दो। ठीक है पापा, फिर आगे क्या हुआ? संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। यक्षिणी का असली रूप बेहद डरावना होता है, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कन थम जाए। अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के दिल का खून चूस लेती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी पापा? क्या वो बुरी औरत थी? नहीं बेटा, यक्षिणी बुरी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छी औरत थी। दूसरे लोग से आई हुई एक अप्सरा की तरह थी। तो फिर पापा वो आदमियों के साथ, वो क्या बोला था आपने? हाँ याद आया, संभोग करके क्यों मार देती थी? युग के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं, अभिशाप के कारण बेटा। कैसा अभिशाप पापा? बेटा वो अभिशाप ये था कि युग के पिता ने इतना ही कहा था कि बाहर के कमरे से युग की माँ की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा, चलो आओ खाना खा लो, खाना बन गया है। युग अपनी माँ को मना करते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे अभी खाना नहीं खाना है, मैं पापा से कहानी सुन रहा हूँ। क्या कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा को कहानी लिखने और सुनाने के सिवा और कुछ आता भी है? जब देखो दिन भर कहानी लिखते रहते हैं। खुद तो बिगड़े हुए हैं ही, तुम्हें भी बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। चलो जल्दी आओ खाना खाने, मैंने खाने की थाली बना ली है तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा, कहानी खत्म होने के बाद ही आऊंगा। क्या कहा? नहीं आ रहे? लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। रुको, अभी बेलन लेकर आती हूँ, तभी तुम मानोगे। पायल के बजने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की माँ युग के कमरे की तरफ आ रही हो। कुछ ही देर में युग की माँ हाथों में बेलन लेकर उसके कमरे में आ जाती है। युग को उसकी माँ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी बचपन की यादों से उसकी माँ का चेहरा मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। उसको उसकी माँ की बातें तो सारी याद थीं, पर उनका चेहरा नहीं। युग की माँ उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तो क्या कह रहे थे बेटा तुम, कि तुम्हें खाना नहीं खाना? जरा एक बार और बोलना। युग चीखते हुए कहता है, अरे माँ कान छोड़िए, दर्द हो रहा है। माँ कान छोड़िए, कान तो छोड़िए आप माँ, दर्द हो रहा है माँ। माँ कहते हुए ही युग अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाता है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे हिला हिला कर पूछ रहा था, अरे ओ बिटुआ, कहाँ खो गए? ठीक तो हो तुम? और ये मामा क्यों बोल रहे हो? अरे बिटुआ। युग बूढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं।
मैं तो डर ही गया था। युग बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहता है, बाबा एक बात पूछनी थी आपसे, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिटुआ, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। क्यों बाबा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वो मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है? वो बूढ़ा युग के पास जाते हुए कहता है, वो गई नहीं है, शांत हो गई है। शांत हो गई है मतलब ये कि आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उन लेखक बाबू को ही उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तक नहीं मिली थी, पर उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था, दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह। एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर खून ना हो। ये बात सुनकर युग डरा नहीं बल्कि उदास हो गया। अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बूढ़ा इस बात को भांप लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा? लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? युग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। क्या? इसका मतलब ये कि तुम वो लेखक बाबू के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ युग। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था। उसी दिन से उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया गया और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए। कुछ गांव वालों का तो ये तक कहना है कि शायद लेखक के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वो शांत हो गई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने कहा था कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? पता नहीं उसने लेखक बाबू का खून क्यों नहीं पिया। ये राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यक्षिणी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घाट उतारती थी, इसलिए हवस खत्म होने के बाद भी उसने लेखक बाबू को मार दिया होगा। पर कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोजबीन पूछताछ करके यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे। इसकी भनक उसे लग गई थी। एक ये भी कारण हो सकता है, और फिर अमावस्या आते ही यक्षिणी ने लेखक बाबू को मार दिया होगा। क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? नहीं, वो किताब तो कहीं नहीं है। सुना है प्रकाशित ही नहीं हो पाई। शायद ग्रेवयार्ड कोठी में हो। क्या कहा आपने? ग्रेवयार्ड कोठी में? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी में। पर तुम्हें मैं एक सलाह देता हूँ, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांत ही रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें बस आगाह कर रहा हूँ बिटुआ। मौत के आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। मतलब? तुम शहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बिटुआ, हर बात में मतलब ढूंढते हो। मतलब कुछ नहीं। वैसे आप बहुत कुछ जानते हो उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में। आखिर कैसे? जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग उस बूढ़े को घूरते हुए पूछता है, क्या कहा? पुराना रिश्ता? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मेहंदी पथार। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, मेहंदी पथार मतलब ये बिटुआ कि मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है। चलो जल्दी उतर जाओ। ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सुनसान पड़ा हुआ था।
स्टेशन पुराने जमाने का था। लाइट भी एक दो ही जल रही थी जो बार बार बंद चालू हो रही थी। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नजर बूढ़े के हाथ में जो झोला था उस पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूल रखे हुए थे। युग सोचने लग जाता है कि ये बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा था, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया था, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटकती जा रही थी। उससे रहा नहीं जाता और वो उस बूढ़े से पूछ ही लेता है, वैसे बाबा आप इतने सारे कमल के फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो तुम्हारी नजर चली ही गई इन पर। बड़ी तेज नजर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बाबा, बताइए ना आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? अरे पूजा आने वाली है ना, उसी के लिए है ये फूल। कैसी पूजा? पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा की पूजा मतलब? तुम नहीं समझोगे, तुम गांव में नए आए हो ना, धीरे धीरे समझ जाओगे। युग उस बूढ़े को हैरानी के साथ घूरे जा रहा था क्योंकि उसको उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। युग अपनी जीन्स पकड़ते हुए कहता है, अरे शिट, इसे भी अभी आना था। क्या हुआ बेटा, बड़ी मुश्किल में लगते हो। हाँ बाबा, वो यहाँ पर कहीं वॉशरूम है क्या? बूढ़ा अपना सिर खुजाते हुए कहता है। वॉशरूम मतलब बिटुआ? मतलब टॉयलेट, पेशाब घर बाबा। अच्छा ये बोलो ना तुम्हें टंकी खाली करनी है। युग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ वही। वो तो नहीं है स्टेशन पर। पूरे देश की तरक्की हो गई पर मेहंदी पथार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो फिर मैं वॉशरूम मतलब टंकी खाली कहाँ पर करूँ? अरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी कर दो। वैसे भी अंधेरा है, कोई नहीं देखने वाला। युग थोड़ा आगे ट्रेन की पटरी के पास चला जाता है और टॉयलेट करने लगता है। युग टॉयलेट करते हुए कहता है, वैसे बाबा आपको यहाँ से कहाँ जाना है? रौगंगा मुचा। मतलब आपको वो किश्नोई नदी पार करके जाना पड़ेगा? हाँ। आपको डर नहीं लगता यदि उस यक्षिणी ने आपको पकड़ लिया तो? अरे मैंने कहा ना बिटुआ, उसकी वासना खत्म हो चुकी है, वो अब शिकार नहीं करती। और वैसे भी आज पूर्णिमा या अमावस्या थोड़ी है जो मुझे अपना शिकार बनाए। वैसे आप रौगंगा मुचा में कहाँ रहते हो? रौगंगा मुचा में किश्नोई नदी का जो घाट है ना, वहीं पर रहता हूँ। युग कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही घाट है ना जहाँ पर वो यक्षिणी भटका करती थी। पापा कहते थे कि अक्सर यक्षिणी किश्नोई नदी के दोनों घाट के पास ही भटका करती थी। कोई जवाब नहीं आता है। युग फिर पूछता है, बताइए ना बाबा, आप चुप क्यों हो गए? बूढ़े का कुछ जवाब नहीं आ रहा था। युग सोचने लग जाता है कि बाबा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। युग अपने पैंट की चेन बंद करता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा अचानक से गायब हो गया था। युग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा इतनी जल्दी कहाँ जा सकता था। युग अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उस बूढ़े को ढूंढने लग जाता है और वो बूढ़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूढ़ा एकदम से कहाँ गायब हो गया था, पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूढ़ा अकेले ही चला गया होगा। और अच्छा ही हुआ चला गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करते वो खुद तो डरता, साथ में उसे भी डराता। युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, टैक्सी नहीं मिलती। शहरों का विकास तो हो रहा है पर गांव आज भी गांव ही है। जरा सी तरक्की नहीं हुई यहाँ की, आज भी वैसे का वैसा है जैसा पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल ही बंगला मुडा गांव जाने के लिए निकल जाता है। आधे एक घंटे में वो बंगला मुडा गांव पहुंच जाता है। बंगला मुडा गांव पार करने के बाद काला झाड़ी जंगल पड़ता है, जिसको पार करने के बाद ही किश्नोई नदी आती है। और वहीं से थोड़ी दूर पर युग की ग्रेवयार्ड कोठी थी जहाँ पर युग को जाना था। युग ने बंगला मुडा गांव तो पार कर लिया था, पर काला झाड़ी जंगल के अंदर वो फंस गया था। किश्नोई नदी जाने का रास्ता वो भूल चुका था। काला झाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। युग जंगल के अंदर लगे बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब क्या करूं? आगे का रास्ता तो भूल गया मैं। 2-3 राउंड मार लिए पर बार बार घूम फिर कर यहीं पर आकर रुक जाता हूँ। ये काली झाड़ी का जंगल तो पहेली बन गया है मेरे लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। युग अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि किसी को फोन करके बुला लूं। युग के आसपास साल और बांस के पेड़ लगे हुए थे।
हवा के झोंके जब भी इन बांस के पेड़ों के बीच में से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई फुसफुसा रहा हो। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में युग को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस जंगल में से निकले। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर युग सहम जाता है और सोचने लग जाता है, इतनी रात में इस जंगल में कौन होगा। युग डरने लग जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यक्षिणी तो नहीं। पर फिर वो अपने दिल को तसल्ली देता है, नहीं, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, सिर्फ कहानियां हैं जो मेरे पापा ने बनाई थी। कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युग के पास आ रहा हो। युग जमीन पर पड़ा बांस का टुकड़ा उठा लेता है और कदमों की आहट सुनने लगता है। तभी युग देखता है कि उसके बगल में जो बांस के पेड़ लगे हुए थे वो हिल रहे थे और आवाज उसी तरफ से आ रही थी। युग पूरी तरह तैयार हो गया था उस आहट का सामना करने के लिए। जैसे ही कदमों की आहट बंद होती है, युग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ से बांस का टुकड़ा अपने आप छूट जाता है और वो खुद डर के मारे झट से जमीन पर गिर जाता है। युग के सामने एक काला साया खड़ा हुआ था। युग डरते हुए अपना मोबाइल उठाता है और उसकी टॉर्च उस काले साए पर मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, मैं अभिमन्यु। जब टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो युग देखता है कि वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि उसी की उम्र के एक लड़के का था, जिसके लंबे लंबे घुंघराले गर्दन तक बाल थे और उसने आंखों में बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। उस लड़के के हाथ में कोई डिवाइस था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रीडिंग नापने वाला डिवाइस हो। अभिमन्यु युग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, उठ जाओ, नीचे क्यों लेटे हुए हो? युग अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेटा नहीं हूँ, तेरे कारण डर गया था। क्या कहा? मेरे कारण डर गया था? क्यों, तू डरपोक है क्या? क्या बोला तूने? इतना कहकर युग अभिमन्यु के चेहरे पर टॉर्च मारने लग जाता है। जब युग गौर से अभिमन्यु का चेहरा देखता है तो हैरानी के साथ कहता है, कहीं तुम अभी तो नहीं? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु भी युग की तरफ उंगली करते हुए कहता है, और तू युग है ना? इतना कहकर ही दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अभिमन्यु युग के बचपन का दोस्त था। युग अभिमन्यु के बालों को हाथ लगाते हुए कहता है, तू तो बहुत बदल गया है यार, बड़े बड़े बाल, आंखों में बड़ा सा चश्मा। अभिमन्यु कहता है, बदल तो तू भी गया है बहुत यार। ये बता कब आया और कहाँ जा रहा है तू इतनी रात में? बस आज ही आया, ये मान ले 1-2 घंटे पहले, और मैं तो अपने घर ग्रेवयार्ड कोठ ही जा रहा हूँ। तू बता, तू कहाँ जा रहा है इतने सुनसान जंगल में, वो भी इतनी रात में? और तूने ये बाल इतने बढ़ा के क्यों रखे हैं? एक पल तो मुझे लगा जैसे वो थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, वो थी मतलब? युग बात को घुमाते हुए कहता है, छोड़ना, और तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता, तू इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यार गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है। अगर मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था तो तू हंसेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मत जान। अरे नहीं हंसूंगा भाई, पहले तू बता तो यहाँ पर क्या कर रहा था? अभिमन्यु धीरे से कहता है, मैं यहाँ पर भूत पकड़ रहा था। युग को सुनाई नहीं देता और वो फिर पूछता है, क्या कहा? अभिमन्यु युग के कान में चिल्लाते हुए कहता है, भूत पकड़ रहा था यार। अभिमन्यु की बात सुनकर युग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे लगा तेरी बचपन की ये आदत भूतों पर विश्वास करने की चली गई होगी और तू अब समझदार हो गया होगा, पर तू तो अभी भी नहीं सुधरा यार, पूरा वैसे का वैसा है जैसा बचपन में था, डब्बा का डब्बा। अभिमन्यु नाराज होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तू हंसेगा, इसलिए नहीं बता रहा था। युग को गिल्टी फील होने लगती है और वो धीरे से कहता है, सॉरी यार, चल छोड़। ये बता क्या करता है आजकल तू? मेरी गुवाहाटी में जॉब है, अभी छुट्टियां मनाने आया हूँ। गुवाहाटी में जॉब है, पर किस चीज की? अभी तो बताया। क्या बताया? भूत पकड़ने की। मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ, हम लोग भूत खोजने का काम करते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, वो हंसते जा रहा था। यार तू हंस क्या रहा है? हंस ले, जिनको कम नॉलेज होती है वो अक्सर अपने से ज्यादा नॉलेज वालों को पागल ही समझते हैं। शायद तुझे पता नहीं है, हमारे इंडिया में 10 सर्टिफाइड पैरानॉर्मल सोसाइटीज हैं जो भूत खोजने का काम करती हैं। मैं भी उसी सोसाइटी से सर्टिफाइड हूँ, समझा? युग हंसते हुए कहता है, फिर ये बता कि आज तक कोई भूत खोजा है या नहीं खोजा? अभी तक तो नहीं खोजा, पर जल्द खोज लूंगा। और वो कैसे? अभिमन्यु अपने हाथ का डिवाइस दिखाते हुए कहता है, इसकी मदद से। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या है?
इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर कहते हैं। मतलब ये कि इस मीटर का इस्तेमाल एक टाइम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले अंतर को जांचने के लिए किया जाता है। कहते हैं किसी जगह पर जब भूत प्रवेश करते हैं तो वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। इस तरह भूतों का पता लगाया जाता है। इसमें एक अलग तरह का सेंसर भी लगा होता है जो बजता है और हमें बताता है कि हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। युग कुछ बोलता उससे पहले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजने लग जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या हो रहा है? ये डिवाइस इतनी आवाज क्यों कर रहा है? अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये संकेत है कि हमारे आसपास कुछ है। युग धीरे से कहता है, मतलब भूत? हाँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब